अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी। ठीक है। मार्कर। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट कंप्लीट किया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये तकरीबन 2 से 3 दिन का टॉपिक है। इसमें पहला जो है वो आज जो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है वो थ्योरी को कंप्लीट करें। कल जो है साथ थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है। इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसी से आप रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। अब बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले रिएक्शंस की 2 फंडामेंटल टाइप्स होती है, एक इरिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्शन जब आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना कर सकते, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मोस्टली न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन आपके पास आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, उससे जो साल्ट और वाटर बनता है वो रिवर्सिबल नहीं होता। या उससे भी आसान एग्जांपल अगर आप करना चाहते हैं तो वो कंबस्टन प्रोसेस है। कंबस्टन प्रोसेस, इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास लकड़ी है, जब वो एयर की प्रेजेंस में बर्न करती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट बनती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम वापस कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, दूसरी टाइप इसकी वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको हम किसी हद तक वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सके, उनको हम क्या नाम देते हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में जैसे हम वाटर की एवेपोरेशन है तो उसका रिवर्स कंडेंसेशन कर देते हैं, तो ये एक फिजिकल फिनोमेना जिसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। इसी तरह केमिकल में हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एटसेट्रा बेशुमार रिएक्शन पढ़ेंगे। बेटा एक जनरल पहले रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स। मैं जब ए और बी को मिलाता हूं और उसके नतीजे में सी और डी बनते, आफ्टर सम टाइम, या इसको प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल देना चाहूँ बेटा तो मैं कहता हूँ बेटा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मैं मिलाता हूँ और इसके नतीजे में अमोनिया बन जाता। मैंने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन दोनों को मिलाया तो मैं देखूंगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इनिशियली कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो आपस में मिलकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और मैं देखूंगा मिक्सचर में अमोनिया की कंसंट्रेशन वो बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखता हूं कि मिक्सचर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों मौजूद होंगे और तीनों की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब है ये हरगिज नहीं है कि अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जितना अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं उतना ही अमोनिया वापस डीकंपोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम जहां पे आपके पास कंपोजिशन वो कांस्टेंट हो जाती है, इसको हम कहते हैं कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और इस स्टेट का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि जहां पे जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं बेटा, कांस्टेंट। इसको ऐसे समझ लें, अगर मैंने आपको इस तरह से समझा देता हूँ तो बेटा इनिशियली रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट 0 है शुरू में जब टाइम 0। अब मैं क्या करूंगा, आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो 100 से वो 99, 98, 97, 95, 6, 95 इस तरह से वो डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक वक्त आएगा बेटा अब कि आपके पास रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल 70 मोल्स रह गई, प्रोडक्ट 30 मोल बन गए। अब उसके बाद क्या होगा, अगर दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी वक्त दो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पीड सेम हो गई हुई है। 3 रिएक्टेंट आगे जा रहे हैं, 3 प्रोडक्ट रिवर्स में आ रहे हैं, 5 रिएक्टेंट आगे जा रहे हैं, 5 प्रोडक्ट रिवर्स में आ गए। तो इस स्टेट का क्या नाम होता है अभी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मैं बार बार इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती, इस चीज का खास ख्याल रखना। तो यहाँ पे जाके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बेटा वो कांस्टेंट होगी, नॉट इक्वल। इसको ऐसे भी समझ लें, ये मैंने ग्राफ आपकी बुक में ये ग्राफ भी बनाया हुआ है, जैसे ये वाला हिस्सा ये रिएक्टेंट्स के रिलेटिव है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। शुरू में जब टाइम 0 होगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा लेफ्ट राइट कंसंट्रेशन में डिक्रीज आना। और शुरू में अगर आप देखें ग्राफ में स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा है, चेंज बड़ी जल्दी से प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके ये स्ट्रेट लाइन हो गई, कंसंट्रेशन अब इसकी क्या हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट हो चुकी है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है बेटा कि अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, रिएक्टिव कांस्टेंट हो चुकी है। इसी तरह शुरू में अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो ये प्रोडक्ट्स के रिलेटिव है, जब टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो 0, लेकिन जैसे टाइम कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। एक वक्त आएगा इसकी भी कंसंट्रेशन जाके कांस्टेंट हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जाके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब है यहाँ पे जाके दोनों के रेट इक्वल हो चुके हैं, और इस स्टेट का क्या नाम होगा जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर ग्राफ ड्रा हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो जहां पे जाके कांस्टेंट कर दूंगा वो स्टेट क्या कहलाएगी जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अगर आपके पास ये आपकी बुक में ग्राफ नहीं दिया हुआ लेकिन इसको भी समझ ले, रेट इक्वल है, रेट इक्वल, तो ये मैंने रेट्स के रिलेटिव टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेट, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिवर्स, जहां पे जाके ये इक्वल हो गए, देखिए दोनों एक ही लाइन पे टच हो गए, इसका मतलब है आर एस इक्वल टू आर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। इस स्टेट का नाम भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो दोनों ग्राफ का डिफरेंस पता होना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में आपस में ना भी मिले, हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें कांस्टेंट चाहिए वैल्यू, जहां पे जाके वैल्यूज कांस्टेंट हो जाए कंसंट्रेशन, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हम रेट के रिलेटिव बात कर रहे हैं तो रेट में हमने क्या कहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इक्वालिटी का साइन आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। तो जब रेट के रिलेटिव ग्राफ है तो इक्वालिटी पे आएगा, जब कंसंट्रेशन के रिलेटिव ग्राफ है तो कांस्टेंट पे आएगा। तो पहले तो ये दोनों ग्राफ अंडरस्टैंडेबल हैं बेटा, कि जब कंसंट्रेशन के रिलेटिव आएगा तो आपने देखना है किस पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो रहे हैं, और जब रेट के रिलेटिव पॉइंट आएगा तो आपने देखना है किस पॉइंट पे जाके इक्वल हो रहे हैं। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें बेटा, फिर आगे सर चलते ये जो कंसंट्रेशन वाला ग्राफ बनाया है, इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज के ग्राफ बना दें, मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो, इक्वल हो या कम हो। देखे ना बेटा, यहाँ पे जाके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कुछ और है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखे तो ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, इसमें जाके देखे इसकी कंसंट्रेशन ये, तो कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट है, रिएक्टेंट्स लेकिन कांस्टेंट हो चुकी है, जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है। सर तो इसमें मैंने यही रिएक्टेंट्स की बात, कंसंट्रेशन ज्यादा है कहाँ पे बेटा हमें इक्विलिब्रियम ज्यादा स्टेट कम पे। से नहीं करना है। देखिए बेटा हमें रिएक्टेंट की ज्यादा या कम वो आगे चल के आएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की शुरू, अगर ये ग्राफ को वैसे समझना तो शुरू में जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट मैक्सिमम। आप इस ग्राफ को भूल जाएं, इस ग्राफ को देखें पहले रिएक्टेंट वाले कि जब टाइम 0 रिएक्टेंट मैक्सिमम, कंसंट्रेशन मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता है रिएक्टेंट फौरन से किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। शुरू में रेट ज्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ज्यादा है, ज्यादा स्लोप है। रेट अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स है, उसमें रेट को हम देखते हैं। रेट का मतलब होता है जब किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हो। तो यहाँ पे शुरू में टाइम का अगर मैं स्पैम छोटा सा ले लूं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेट में बहुत ज्यादा चेंज है यहाँ तक। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ तो ये स्पैम छोटा होता जाएगा, इसका मतलब है रेट कम होता जाएगा। तो शुरू में बहुत ज्यादा स्टिफनेस जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब है स्पीड उतनी ज्यादा, आगे चल के स्पीड कम। इस पॉइंट पे आके अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो। ये ग्राफ पहले अलग एक तरह। फिर अब इस ग्राफ को देखते हैं कि जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट्स भी क्या थे, 0। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ। एक वक्त आया तो प्रोडक्ट बनना खत्म हो गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अब इस पॉइंट पे ये स्टैटिक नहीं है। इस पॉइंट का मतलब है अब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने हैं उतने वापस वो रिएक्टेंट में जा रहे हैं। इस पॉइंट पे जाके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। इस स्टेज का नाम हमने डायनेमिक। जी बेटा। सर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल भी तो हो सकती है ना, तो उसके लिए ग्राफ हाँ बेटा, नो डाउट इक्वल कब होगी, जब केसी की वैल्यू 1 होगी। लेकिन आप पर्टिकुलर 1 नहीं कह सकते। केसी की वैल्यू तो बेटा कुछ भी होती है, 10⁵ भी हो सकती है, 10⁻10 भी हो सकती है, 10⁻−10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कुछ शर्त नहीं है बेटा। इक्वल का ये कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाती है तो फिर तो केसी की वैल्यू 1, तो केसी हमेशा 1 तो नहीं होता। केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो ग्राफ अब मतलब ये देखिए ना, इक्विलिब्रियम को शो करने का ग्राफ, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो देखिए इसका मतलब भी यही है कि इस पॉइंट पे जाके वो कांस्टेंट हो गए। जहां जहां ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम को, जहां पे जाके आप कह रहे हो कि दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट हो रही है, वो आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम को, यहाँ पे कंसंट्रेशन। हाँ रेट के रिलेटिव सिर्फ ये वाली कंडीशन है, उसमें दोनों रेट इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन और रेट इक्वल। कंसंट्रेशन लाजमी नहीं है कि इक्वल हो। इक्वल का मतलब है केसी 1, तो केसी हमेशा 1 नहीं भी होता, केसी तो चेंज होता रहता है बेटा। जी बेटा। अब और क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। सर जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तब तो रिएक्शन स्लो हो जाता होगा बेटा। अब ये देखिए उसमें मल्टीपल कंडीशन आ जाती है। अभी स्लो या फास्ट को नहीं हम देख रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें तो अब आपके पास रिएक्शन ना होने के बराबर हो रहा होगा। अभी सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं बेटा, उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, तो सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जिस पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। अब स्लो या फास्ट हमें लिंक नहीं है। अभी 10 मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पे जाके 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो 10 वापस भी आ रहे होंगे, 2 जा रहे हैं 2 वापस आ रहे हैं, 1 जा रहा है 1 वापस आ रहा है। वो तेज है कम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, इससे हमें दर्द नहीं है। अब 50 देखिए ना बेटा, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है उसके बाद अब चाहे 50 मॉलिक्यूल ऊपर जाए और 50 नीचे आए, 2 जाए 2 आए, 1 जाए 1 आए, नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। तब फिर हम स्पीड होगी कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको। जी और कुछ पूछना चाह रहे हैं।
बिल्कुल बेटा, आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें आपकी चीजें पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये 2 ग्राफ आपके क्लियर नहीं होते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसलिए पहले ये बताएं ये दोनों चीज ग्राफ क्लियर है बेटा? जी बेटा, पूछ ले शाबाश। मैं फिर अब आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्लियर है तो? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल कांस्टेंट होता है। आपके पास आप कह सकते हैं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है ये। और यहाँ पे अगर रेट देखें तो वो भी कांस्टेंट हो चुका होता है। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जितना प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है उतना रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू उसकी फिक्स हो जाती है। सर अगर रेट कांस्टेंट हो जाता है तो इसका ग्राफ तो पिछले वाले ग्राफ जैसा बन सकता है ना? ये वाला और ये वाला? जी बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ ये वाला ग्राफ किसी भी तरह, ये आपके पास कंसंट्रेशन जहां पे कांस्टेंट होगी आप उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो मैंने बताया तो भी है। यहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेशन लिखता हूँ तो इन चारों में से जैसा मर्जी ग्राफ आ सकता है। सर मैं रेट का बोल रही हूँ, रेट का ग्राफ। हाँ ये भी पिछले जैसा आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है ना, आपने बोला। भाई मैंने कहा इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा आपके पास, अगर मैं ये करता तो ये 2 डिफरेंट रेट आ जाएंगे ना। रिएक्टेंट्स का रेट कुछ और आएगा, प्रोडक्ट्स का कुछ और आएगा, इक्वल तो नहीं आएगा। मैंने कहा आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन है जी, वहां पे कांस्टेंट वाली कंडीशन नहीं है, वहां पे इक्वालिटी वाली कंडीशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अगर मैं आप कहते हैं कि सर ये रेट वाला ग्राफ है वो मैं ड्रा करता हूं तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा? आप कहते हैं कि सर अगर ये रेट इधर लिखा हुआ है और इधर टाइम है और रेट इस तरह से शो कर देता हूँ तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा तो नहीं? बेटा ये देखे ना यहाँ पे ये आर आपके पास फॉर एग्जांपल आर एफ है, ये आर है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। रेट आपके पास कांस्टेंट लेकिन इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। दिस इज नॉट फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम ग्राफ। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ देखिए ना, ये आपके पास आर एफ और आर 2 डिफरेंट जगह पे आ रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं होगा। ये जब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे इसका मतलब होगा कि आर एफ और आर ये इक्वल हो चुके हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ होगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट के रिलेटिव हमने बात की, कंसंट्रेशन में कांस्टेंट का जिक्र करना है, रेट में इक्वालिटी का जिक्र करना है। अच्छा बेटा आगे आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पे नहीं मैं जा रहा, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कहते हैं। एसी किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा ये जो आपके पास ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम जब हम सॉलिड या लिक्विड बात करेंगे तो इसको मोल पर डीएम क्यूब में ले रहे हैं, और जब हम गैसेस की बात करेंगे, वैसे आपकी बुक में गैस की बात बड़ी कम की हुई है, तो उसको हम एटीएम और टॉर में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर में। तो ज्यादातर आपने यही यूनिट यूज कर। ये किसके लिए बेटा? ये आपके पास लिक्विड और सॉलिड के लिए, एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड। और जब आपके पास गैस होगी तो उसके हम एटीएम और टॉर पार्शियल प्रेशर में यूज करते। ये एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा बेटा केसी का, प्रोडक्ट्स और रिएक्शन रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट एज अपीयर्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये चीजें आपके पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी बेटा आप देख सकते हैं, उसमें यही ड्राइव किया हुआ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वल करके दोनों को डिवाइड किया तो नया कांस्टेंट, उसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, खत्म।
ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है। जो पहला इसमें पॉइंट है जो आपके पूछा हुआ है वो है इसके यूनिट, केसी के यूनिट्स क्या होते हैं। उसके लिए बेटा मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब एन पी माइनस एन आर, जिसे हम डेल्टा एन बी बोलते हैं। एन पी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एन आर से क्या मुराद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एन पी प्रोडक्ट्स के मोल, एन आर रिएक्टेंट्स के मोल। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल एक सबसे पहले N2O4 2NO2, तो कहता हूँ बेटा इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसमें केसी के यूनिट्स जी मोल पर डीएम क्यूब। अब देखिए बेटा इसमें क्या आएगा जी? केसी, शाबाश, इक्वल क्या आएगा जी? मोल पर डीएम क्यूब 2 - 1। प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, ये एन पी है, यहाँ पे 1 है, ये एन आर है, तो 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। अगर मैं आपको इक्वेशन देता हूं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वही N2 + 3H2 2NH3। जी बेटा इसके केसी के यूनिट्स क्या निकलेंगे? मोल केसी के क्या यूनिट? की पावर -2 और डीएम क्यूब की पावर 6। डीएम 2 - 4 आ जाएगा। 2 - 4 के ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट 3 + 1 4 टोटल रिएक्टेंट्स के मोल, तो 2 - 4, तो आंसर क्या बनेगा? मोल इनवर्स के डीएम पावर 6। सो ये आप कर लेंगे, ये -2 होगा बेटा, ये -2 आ जाएगा, ये -2 × -3 + 6। इसी तरह से अगर आपको उससे पूछा जाए H2 + I2 2HI, जी केसी के यूनिट। नो यूनिट। इसमें कोई यूनिट नहीं निकलेगा। कैसे? मोल पर डीएम क्यूब 2 - 2, 2 इधर है रिएक्टेंट के, और 1 + 1, ये रिएक्टेंट के भी 2 हैं, प्रोडक्ट के भी 2, तो आंसर 9 यूनिट्स। इसी तरह से बेटा एक और चले कर लेते हैं, SO2 + O2 2SO3, इसमें बेटा केसी के यूनिट्स। मोल इनवर्स डीएम क्यूब। हाँ शाबाश, इसमें क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब 2 - 3, तो बेटा ये यूनिट्स क्या बनेंगे केसी के? मोल इनवर्स डीएम क्यूब प्लस। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट था कि आपको केसी के यूनिट्स आने चाहिए, और वो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है बेटा? वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था ये। अच्छा बेटा उसके बाद यूनिट्स के बाद आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? अब बेटा केसी अभी आपने डिफाइन किया था मोल पर डीएम क्यूब, तो इसका एक्सप्रेशन एक का मैं लिखता हूं, बाकी 2-3 का आपसे लिखवाऊंगा। ये आपके पास है। शुरू में अगर इनकी जब टाइम 0 होता है, इनकी कंसंट्रेशन हम ए ले लेते हैं, इसकी बी और इसकी 0। अगर टाइम 0 तो रिएक्टेंट ही मैक्सिमम होंगे, प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। और जब टाइम इक्विलिब्रियम पे होता है तो इसके कितने मोल्स बचेंगे? A - X, ये B - X और ये X बनेंगे, ये मोल्स हैं। हमें कंसंट्रेशन के लिए पर डीएम क्यूब चाहिए होता है, तो मैं उस एक्सप्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, फिर ही मैं केसी को कर सकता हूं। अब केसी बेटा किसके इक्वल होता है? केसी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन
our reactants की concentration raised to power their coefficient। तो यहाँ पे फिलहाल कोई कोफिशिएंट नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये v से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा बेटा, ये v डिवाइड हो रहा है बेटा, तो ये ऊपर आ जाएगा v इंटू एक्स a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये आपके पास केसी का एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर आपके पास CCl5 जो है वो जब बनता है आपके पास CCl3 और क्लोरीन के रिएक्शन। पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा? इसी तरह से मैं अमोनिया का बना देता हूँ। एक मैं करता हूँ फिर दूसरा आप कीजिएगा। अमोनिया वाले में इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन A, इसकी आपके पास B और ये 0। जो भी कंसंट्रेशन इनिशियली A, B और अमोनिया बना नहीं है तो 0। जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आएगा ये कितना यूज होगा, A माइनस एक्स, ये कितना B माइनस 3x, क्योंकि इसके 2x मोल्स बने हैं। 2x जितने मोल्स बने होंगे उसी के रिलेटिव आपने x के रिलेटिव माइनस कर दें। ये आपके पास आ जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे मोल्स की कंसंट्रेशन। अब बेटा वॉल्यूम चाहिए, आपके पास कंसंट्रेशन चाहिए, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम। ये बेटा आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इनका केसी का एक्सप्रेशन आपने बताना है। तो केसी का क्या फार्मूला होता है, केसी प्रोडक्ट्स एंड 2x अवर v रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, x अवर v रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। और नीचे रिएक्टेंट a माइनस एक्स अवर v, इसका कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ 1 है, और b माइनस 3x v पावर v का कोफिशिएंट। अब इसको बेटा सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और v स्क्वायर, नीचे a माइनस एक्स b माइनस 3x क्यूब और नीचे v क्यूब और v, ये v4 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले तो v स्क्वायर ये 2 आ जाएगा इधर, और ये डिवाइड बाय डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो केसी किसके इक्वल आएगा, 4x स्क्वायर v स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस 3x क्यूब। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर ये b माइनस 3x क्यों किया, b माइनस 3x क्यों लिखा है बेटा, उसके 3 देखिए आपने इक्वेशन को देखना है कि 2x मोल बने हैं। अब 2x मोल बनने के लिए प्रोडक्ट के उसके 3x रिएक्टेंट के चाहिए होंगे और 1x इस नाइट्रोजन रिएक्टेंट का और 3x हाइड्रोजन रिएक्टेंट के चाहिए, इसलिए माइनस 3x लिखा मैंने। लेकिन ना बेटा 2 मोल अमोनिया बनना हो तो हाइड्रोजन के कितने चाहिए होंगे, 3, उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन का 1, तो ये 2x बनना है, तो ये 3x कंज्यूम होगा, ये x कंज्यूम होगा, इसलिए ये बेटा ये लिखा है। इनिशियल जो भी कंसंट्रेशन थी A, B, C जो भी थी, इक्विलिब्रियम पे जो इसके रिलेटिव आपने कंसंट्रेशन लिखी उसी के रिलेटिव फिर आप बैलेंस करके लिखें। जी सर क्लियर है। ठीक है बेटा। अच्छा इसी तरह से इनिशियली देखिए इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन A, B, सर इधर 2A क्यों नहीं लिया, तो भी A कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो 2A के इक्वल ही है, 2A इक्वल टू A कांस्टेंट है, ये 0। हाँ जब इक्विलिब्रियम पे जाते हैं इसको मैंने 2x कर दिया, तो बेटा ये कितना कंज्यूम हुआ होगा, a माइनस 2x जब बैलेंस के इक्वेशन के रिलेटिव होगा, ये कितना कंज्यूम हुआ होगा, px। ये मोल्स हैं, जब हमने इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो v से डिवाइड कर देते हैं। मैं दोनों को जरा सेपरेट कर, इसके बाद आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब बेटा वही काम केसी आपने निकालना है,
केसी कब निकलता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x² ओवर v², नीचे क्या बनेगा a माइनस 2x² b माइनस x ओवर v³। अब ये एक v बच जाएगा, ये डिवाइड बाय डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो केसी क्या बनेगा 4x² v a माइनस 2x² b माइनस x। बेटा ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ऑल्सो ये 3 एक्सप्रेशन से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से आप एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करते हो। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं एक जनरल एक इक्वेशन लिख देता हूं। मैं कहता हूं बेटा आपके पास 3a + 2b और इससे बन रहा है 2c। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस। उसके क्या एक्सप्रेशन निकलेंगे? जी बेटा कुछ बच्चों को तो जब ये प्रैक्टिस हो जाती है जुबानी भी कर लेते हैं। जैसे इसके लिए अगर मैं जुबानी एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो वो 4x² v³ बन जाएगा a माइनस 3x³ b माइनस 2x²। ये एक्सप्रेशन बनेगा इसका। अब देखिए आपका ये एक्सप्रेशन निकल रहा है बेटा, तो निकालें जरा सा बस। अब देखिए ना बेटा, इसको एक तो ये है लंबा चौड़ा तरीका, 1-1.5 मिनट का काम। ज्यादा लोग किसी को प्रेफर, मैं ये प्रैक्टिस से आता है। प्रोडक्ट से ना 4x² और v² आना था, तो इधर v 5 है, तो उसमें से एक v इनसे कट गया हुआ है, 2v, बाकी 3v। ये डिवाइड बाय डिवाइड है तो ये ऊपर आके v³ बन चुका हुआ। बाकी a माइनस 3x³ b माइनस 3x और 2x² वो मैंने लिखा। अब कोई भी एक्सप्रेशन इससे लिख सकते हैं। वैसे आप प्रॉपर मेथड से करना चाहें, वहां पे आपको 4 एक्सप्रेशन दिए होने हैं, वहां पे आपने कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, आपने बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है, तो आप उसके रिलेटिव कर सकते हैं। इसी तरह से इसके रिलेटिव ये वाला एक्सप्रेशन आपका निकलना चाहिए। इसी तरह से बेटा अगर मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपके पास, फॉर एग्जाम्पल a + 2b + c ऐसे कर देता हूँ, और ये बन जाता है जी 3d प्लस आपके पास e। वो कहता है इसका एक्सप्रेशन निकालो। जितना मुश्किल हो सकता कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है आपके पास। उसमें बेटा इसका क्या आपके पास निकलेगा जी, बल्कि आप अभी एक वाला ही कैलकुलेशन वाला करें ताकि आपको डबल वाली कंफ्यूजन ना हो। आपकी बुक में एक ही प्रोडक्ट के रिलेटिव ये आपके पास है, इसको कर ले। इसके रिलेटिव बेटा क्या बनेगा आपके पास 9x³ a माइनस x b माइनस 2x² और उसके बाद c माइनस x ये आपके पास बनेगा, और यहाँ पे v आ जाएगा। क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो वो एक v प्रोडक्ट में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड बाय डिवाइड होगा। ये एक्सप्रेशन का आंसर है। तो आपके पास कैलकुलेशन से भी करेंगे तो वो इसी तरह से निकलेगा। इसका वे क्या बता रहा हूँ दोबारा सुन लें बेटा। प्रोडक्ट है ये, फौरन से ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 3x और v आ जाएगा ना, तो इसका क्यूब बन जाएगा। तो वो आपके पास, बल्कि सॉरी ये 27 आना चाहिए, 27 क्यूब बन गया। और उसके बाद ये a माइनस एक्स ओवर v, ये स्क्वायर, ये v, तो v वो आपके पास यहाँ पे जब आप देखेंगे ये क्यूब होगा, तो ये क्यूब से कट गया, ये डिवाइड बाय डिवाइड, तो ये ऊपर जाके v मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा था
27x³ नीचे ये सारा एक्सप्रेशन a माइनस एक्स, b माइनस 2x² और c माइनस एक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़े से एक्सप्रेशन आपसे हो जाएंगे। जी बेटा कुछ समझ आई है कि कोई एक और एग्जांपल कर दूं? जल्दी से जरा मुझे बता सर दें फिर हम दो प्रोडक्ट्स वाला एक क्वेश्चन आ सकता है? नहीं बेटा 2 प्रोडक्ट्स वाला नहीं आएगा, उसमें फिर आपको फिर फर्दर एक्स और वाई, फिर क्योंकि उसमें से आपके पास रिएक्टेंट्स में वो आगे बाइनरी इक्वेशन में आ जाएगा। आपके पास इधर भी एक्स कर दूंगा तो वो फिर आपके पास 2x आ जाएगा और उसके रिलेटिव आपके पास यहाँ पे फिर मजीद कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। आपकी बुक में एक रिएक्ट प्रोडक्ट के रिलेटिव डिस्कशन है तो वो एक प्रोडक्ट के रिलेटिव ही आपका, हाँ उसमें उसके मोल्स बढ़ा सकता है कम कर सकता है, वो कोई इशू नहीं। जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा अब आपके पास एक्सप्रेशन भी मैंने बता दिया। अब तीसरा हिस्सा एक है बेटा आपके पास इनकी इंटरकन्वेंशन रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। बेटा केपी ये आपके पास है फॉर गैसेस, पार्शियल प्रेशर का जिक्र है, और ये आपके पास लिक्विड और सॉलिड, इनका आपस में रिलेशनशिप दिया हुआ है बेटा केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। यह आपकी बुक में फार्मूला, इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन से फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसमें बेटा जो डेल्टा एन है वो है एन पी माइनस एन आर। अब इसमें 3 कंडीशन मैंने दे दी है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या मतलब, अगर एन पी ग्रेटर देन एन आर, बेटा कॉमन सेंस है अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है तो केपी कब हासिल होगा, जब केसी से कोई पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करें उससे केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। केसी को बेटा 10 को अगर यहाँ पे 2 लिखा पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो केपी ग्रेटर देन केसी। याद रखने के लिए कि भाई अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा है, पी ज्यादा है, यहाँ पे भी केसी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर डेल्टा एन की वैल्यू कम है 0 से, क्या मतलब प्रोडक्ट्स के मोल कम है रिएक्टेंट्स की मोल्स की निस्बत, तो केपी लेस देन केसी, पी कम केपी भी कम। तीसरा, अगर ये इक्वल हो गया है तो फिर बेटा आपके पास एनपीएनआर, यहाँ पे 0 किसी भी चीज की पावर 0 1 तो केपी इक्वल टू केसी। तो ये 3 एक्सप्रेशन हैं जो आपको आने चाहिए कि केपी और केसी में कब कब कौन कौन सा रिलेशन होगा, ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए। सर ये तीनों रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले तो ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो आपको याद होना चाहिए कि केपी इक्वल टू केसी आपके पास इंटू आर टी पावर डेल्टा एन, ये आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आप। अब इसमें बेटा अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, अब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब एन पी ग्रेटर देन एन आर, ये 10 होगा ये 9 होगा, फिर ये 1 आएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा आंसर। तो बेटा फिर आपके पास केपी का एक्सप्रेशन जो है वो केसी से बढ़ जाएगा, केपी की वैल्यू केसी से बढ़ जाएगी। कैसे बेटा, जब ये पॉजिटिव होगा ये इस पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये सारा पॉजिटिव, तो केसी कब हासिल होगा, जब केसी से किसी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बढ़ जाएगा। और जब अगर ये कम होगा एनपी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने का मतलब आप इसे डिवाइड करके लिखोगे, तो केसी को जब किसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो उससे केसी का आंसर कम हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वल हो गए हैं बेटा, डेल्टा एन पावर 0 0 किसी भी चीज की पावर हो, आंसर 1 हो जाएगा, केसी इक्वल टू केसी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, SO2 प्लस हाफ O2 SO3 ये लिखा हुआ उसमें, वो कहता है इसमें आपके पास Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा एक्स कह देता है। तो कहता है फाइंड डेल्टा एक्स। पहले बिल्कुल आसान से ए
1/2, D -1/2, C 3/2, D -3/2। जी बेटा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। सर 1/2। बेटा सारा जी जी, क्या आंसर होगा जी? -1/2। -1/2 बीटा। वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन ठीक है भाई। डेल्टा एक्स से क्या मुराद है बेटा? डेल्टा एन, और वो क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट सॉरी, आपके पास प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1 मोल। रिएक्टेंट कितने होंगे? 1.5। 1 + 1/2 3/2, -1/2 आंसर आ जाएगा। 1 + 1/2 बेटा, वो आपके पास क्या हो जाएगा? 3/2। तो 1 - 3/2 -1/2। अब अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता इस एक्सप्रेशन में ए ऑप्शन Kp ग्रेटर देन Kc, बी ऑप्शन Kp लेस देन Kc, सी ऑप्शन Kp इक्वल टू Kc, डी ऑप्शन नन, तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट होती है? सर Kp लेस देन Kc। हाँ, प्रोडक्ट के मोल्स कम है, इसमें भी यही होता है। देखिए ना बेटा, ये माइनस में आ गया, माइनस का मतलब है ये डिवाइड होगा, उससे वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपने इस चीज को कंसंट्रेट करना है, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, इसी तरह से हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे, फिर आगे मैं बैठता हूँ। सेकंड वाला पॉइंट बता दें। सेकंड वाला बेटा ये वाला कि ये एमसीक्यू वाला? सर ये ऊपर वाला। अच्छा बेटा, ये देखिए, इसको डिटेल से मैं बता देता हूँ। वैसे ये सेकंड वाले पॉइंट को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटा सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है? अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद कम है रिएक्टेंट्स की निस्बत, तो बेटा फिर क्या होगा? आंसर किसमें आएगा? लेस देन 0, यानी कि आंसर नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो केपी कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझे, ऐसे कर ले, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो आपके पास क्या बनेगा? के पी, तो वो ठीक है, लेस देन 0 से मुराद आप 0.01 में भी ले लेते, तो आप ये वाली वैल्यू ले, इस तरह से ले लें, नेगेटिव कर ले, के सी आर टी। अब बेटा पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव में। इस चीज को जरा समझिएगा, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो ये इधर आके क्या होगा? आर टी, फिर ये पॉजिटिव होगी। अब इसका मतलब है केपी कब हासिल हो रहा है? जब केसी को किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल 100 डिवाइडेड बाय 2 भी कर रहा हूं, तो क्या होगा? 50। अब 50 जो है वो लेस देन 100, ये के सी है, ये के पी है, तो सर के आपकी पी। आवाज कट रही है। अच्छा, सर आपकी आवाज मैं कट रही है। रिपीट कर देता हूँ। अब ठीक है आवाज? के नहीं, सबको कट रही है जी? नो सर क्लियर है। नो सर अच्छा क्लियर बेटा, है। नेट का इशू, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं सेकंड कंडीशन को, वैसे ये सारा एग्जांपल भी सेकंड कंडीशन के रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन है, अगर प्रोडक्ट्स के मोल कम है, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल 1.5 मोल है, प्रोडक्ट का 1 मोल है, या आपके पास इसको और एग्जांपल से कर देते हैं, जो ज्यादा आसान एग्जांपल उससे कर देता हूँ। N2 + 3H2 2NH3। बेटा इसमें NR वो 4 है, NP 2 है। ठीक है जी, ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि NP लेस देन NR। अब बेटा जब इसके रिलेटिव में KP की वैल्यू निकालूंगा तो KP क्या निकलेगा? KP KCRT -2 निकलेगा। -2, 2 - 4 -2। अब बेटा इसको मैं सॉल्व जब करूंगा तो KP किसके इक्वल आएगा? KC डिवाइडेड बाय RT के।
अब इसका मतलब है Kp कब हासिल हो रहा है, जब Kc को किसी वैल्यू से डिवाइड कर दें। जब किसी चीज को वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं आंसर कम हो जाएगा। तो ये मुझे बता रहा है Kp लेस देन Kc। ये मैंने इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया कि फॉर एग्जांपल Kc 100 है और ये RT ये जो भी है इसका आंसर 2 है, तो 100 डिवाइड बाय 2 50 50 Kp आया, Kc 100 था तो Kp लेस देन Kc। जी पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? जी सर। एक और एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल से मैं करता हूँ इसको जरा। क्वेश्चन बेटा फॉर्मूला एक ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है मेरे पास एक इक्वेशन है जी H2 प्लस I2 और आपके पास 2HI और इसमें Kc वो है 1.4 इंटू 10⁻⁻10। ये कुछ वैल्यू दे दी है, सही है। और वो कहता है टेम्परेचर इसका मैं दे देता हूँ 500 डिग्री सेल्सियस और R की वैल्यू 0.0821 ATM BM3 पर मोल पर केल्विन जो भी है वो आपके पास, ये आपको दे दी है। वो कहता है आपके पास द वैल्यू ऑफ Kp विल बी, ए ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन क्या है, वो कहता है 1.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 773। बी ऑप्शन 1.4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 500। सी ऑप्शन आपके पास 1.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.821 आपके पास 773 पावर 2 और डी ऑप्शन 1.4 इंटू 10⁻⁻10। जी बेटा क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन। हाँ डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल। क्यों डेल्टा ऑप्शन? क्योंकि जो प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो तो 2 - 2 हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की वजह से आरटी फैक्टर भी 0 हो जाएगा और केसी की वैल्यू फिर के बिल्कुल बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। बेटा सिंपल। आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन देखिए, न्यूमेरिकल लेंथ ही दे दिया, आपको वो डाटा भी दे दिया, ये डाटा भी दे दिया, सी भी दे दिया, आर भी दे दिया, आपसे केपी पूछना इक्वेशन में उसने बड़ी सिंपल सी बात कर दी हुई है। अब आपने सिर्फ क्या करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ, हाँ अच्छा इक्वेशन को मुश्किल बनाने के लिए क्या करता, अब वो कहता है केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर फिर भी सर डेल्टा फिर ही भी वही होगा क्योंकि हाफ और हाफ मिलके 1 हो वही जाएंगे होगा, और उस तरह भी वो भी हाफ। देखिए सिर्फ इक्वेशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल एन आर हाफ और हाफ वो भी 1 है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है। एन पी वो भी 1 है, 1 - 1 0। जब डेल्टा एन 0 तो केपी इक्वल टू केसी, तो जो केसी है वही केपी हो। तो इसमें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सर हम न्यूमेरिकल्स में आर की वैल्यू ऐसे ही वैल्यू यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा जी, क्योंकि हमने इसको एटीएम में लेना होता है प्रेशर को। वो आर की जो वैल्यू 8.314 है वो न्यूटन पर मीटर की है, वो फिर पास्कल में लेना पड़ेगी। तो हम आर की वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ अगर यही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता आपके पास, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेता, ये वाली इक्वेशन दे देता आपको, PCl3 प्लस Cl2 PCl5। अब मैं कहता बेटा इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा जी, फिर क्या वैल्यू आनी?
फिर कौन सी बेस्ट ऑप्शन थी? सर तो ये अल्फा। न्यूमेरिकल एक्शन, फिर कौन सी ऑप्शन बेस्ट होनी थी? फिर आपके पास आंसर अल्फा। क्या आना था? अल्फा ऑप्शन बेस्ट आनी थी। क्यों अल्फा ऑप्शन बेस्ट आनी थी बेटा? अब रिएक्टेंट्स के मोल क्या हो चुके हैं? 2 मोल, प्रोडक्ट 1, और Kp किसके इक्वल आएगा? Kc RT -1। अब RT -1 को मैं लिख सकता हूँ Kc RT ऐसे, और Kc की वैल्यू ये, R की ये, T की वैल्यू केल्विन में लिखनी है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तो उसको फौरन से केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना, फिर ये आपके पास आंसर आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा बेटा जी, आज के रिलेटिव जो हमारे पास टॉपिक था उसमें हमने ये चीजें कवर की हैं बेटा। होप सो आपको ये बातें समझ आई होंगी। एक तो सबसे पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर हमने केसी के रिलेटिव बातें की है, उसके यूनिट्स, उसके एक्सप्रेशन और उसका केपी के साथ रिलेशन, और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, ये पॉइंट्स हमने किए। आगे हमारे पास जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टाइम, एक तो बेटा ली शैटलियर प्रिंसिपल, उससे हम देखेंगे ये जो केसी है किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इस चीज के रिलेटिव स्टडी कर लेंगे। और उसके बाद फिर इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम एसिड बेसिस की के ए और के बी वैल्यूज को देखेंगे। तो कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज के हवाले से कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई चीज रिपीट करवाना चाहते हो वो करवा लेंगे बच्चा। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर तो हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है ना? हाँ, उसमें बेटा वो छोटा सा टॉपिक था, उसमें वो कह लें कि मैंने नहीं 2 लेक्चर हुए थे बेटा। पहले में मैंने, अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीजें आपको बताई थी। दूसरे में बेटा उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस किया था और फ्यूल सेल को डिस्कस किया था। अगर आपको उस चैप्टर में भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ लिया करें। सर सर वो फ्यूल सेल दूसरे वाला लेक्चर वो आउटलाइंस में है। इसमें बेटा सॉरी दोबारा पूछिएगा। सर फ्यूल सेल को नहीं स्टडी किया तो वो आउटलाइन में है। हाँ बेटा वो उसको करना है। आउटलाइन में है, फ्यूल सेल को वैसे स्टडी किया था, फिर भी एक नजर देख लीजिएगा। फ्यूल सेल जो है वो आपके पास, जिसमें मैंने कहा था बेटा इसमें 3 तरह के फ्यूल्स जो है वो आप यूज कर सकते थे। तो मीथेन था, हाइड्रोजीन था, और इसके अलावा अमोनिया था, ये गैसियस थे। और हाइड्रोजन, एक इसमें आपके पास वाटर फॉर्मेशन होती है, 75% तक इसमें हम बॉन्ड एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स थे, चलें कहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिपीट कर देंगे। अदरवाइज ये रीडिंग वाला टॉपिक था एक, कोर्स आउटलाइंस में है ये बेटा। सारे सेल नहीं करने, सिर्फ फ्यूल सेल कर लीजिए। और कुछ बेटा? अच्छा, उस दिन भी कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जरा मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। किस चीज में बच्चे को कंफ्यूजन थी मुझे याद नहीं है, किसी ने कुछ पूछा था मुझे, ऐसा ये वाला रिपीट करवा दीजिए। हाँ, पोलर नॉन पोलर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? पोलर नॉन पोलर, इसमें सुन ले बेटा, पोलर और नॉन पोलर के रिलेटिव मैंने कहा था बेटा, एक चीज याद रख लें, उसके रिलेटिव सारी चीजें हो जाएंगी। पोलर मॉलिक्यूल बॉन्ड की अगर बात करें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाली बात आ जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 के दरमियान है तो वो नॉन पोलर है, उससे ज्यादा तो वो पोलर है। बॉन्ड में ये आ जाए, बॉन्ड में कोई दूसरी बात नहीं। मैं बात कर रहा था मॉलिक्यूल की। बेटा आपको कैसे देखना है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? तो आपने सेंट्रल जो एटम होगा उसके गिर्द अगर तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं और एक जैसे हैं, एक ही एटम्स के हैं, तो बेटा वो आपके पास नॉन पोलर होगा। जैसे मीथेन था, CH4, CCl4, कार्बन के गिर्द 4 हैं, चारों एक ही नेचर के हैं, CCl4, CH4, ये क्या होंगे बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं कहूं 3 एक जैसे, एक डिफरेंट हो गया, CHCl3, वो पोलर हो गया। एक तो ये था।
दूसरी कंडीशन, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर है वो पोलर है। फॉर एग्जाम्पल NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 एक जैसे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो चौथा डिफरेंट हो गया। इसका मतलब है अमोनिया पोलर होगा। H2O, ऑक्सीजन के गिर्द 2 एक जैसी चीजें हैं हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ 2 लोन पेयर भी हैं, तो पानी भी पोलर होगा। अगर आपसे पूछा जाए SO3, SO3 के गिर्द तीनों ऑक्सीजन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये नॉन पोलर। SO2, उसके पास एक डॉट लोन पेयर भी होता है, वो पोलर। अगर आपसे बात की जाए CO2, तो कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन, कोई लोन पेयर नहीं। कार्बन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये CO2 नॉन पोलर। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बेटा एक तरफ उसके बाद लोन पेयर मौजूद होगा कार्बन के पास, तो वो क्या कहलाएगा जी, स्लाइटली पोलर। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास सिमेट्री नजर आ रही हो, सिमेट्री से मुराद है एक जैसी चीजें अटैच है और एक जैसे बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो वो नॉन पोलर की कैटेगरी से जो है वो निकल जाएगा मॉलिक्यूल। ये मैंने बेटा बताया। जी जी, CO2 पोलर है या नॉन पोलर? कौन? CO2। CO2 बेटा आपसे 10 दफा बोल दिया है, ये देखिए ना CO2 तो कार्बन है, इसके पास अब ना कोई लोन पेयर रहा है, चारों बॉन्ड है, और ना इसके पास आपके पास दोनों एक जैसी चीजें अटैच है। तो आप मुझे बताइए पोलर है कि नॉन पोलर? ये नॉन पोलर हो। दो हैं, दोनों एक जैसे हैं। CF2, ये भी आपके पास जो है वो क्या आपके पास, सॉरी SF2। इस तरह से जो आपके पास देखिए सिमेट्री आ रही है, कोई लॉन पेयर नहीं है, वो नॉन पोलर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है जी। जी सर। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।